इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो हाय दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं कि जो मैंने पिछली वीडियो में पहला चैप्टर बता दिया था कि आवर्तनिजी पादपों में जनन, ठीक है, पहला चैप्टर का नाम था और उसमें अलैंगिक जनन हमने पढ़ा था, ठीक है, अलैंगिक जनन कैसे होता है, ठीक है। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे किस लैंगिक जनन, ठीक है, जो लैंगिक जनन है और जो तुम्हारा लेसन सेकंड है, ठीक है, जो किताब का लेसन सेकंड है, नर और मादा युग्मक की संरचना एवं विकास, उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो चलो हम बात करते हैं लैंगिक जनन के बारे में। लैंगिक जनन होता क्या है? मैंने बताया था, जनन कल बता दिया था कि संतति पीढ़ी को आगे निरंतर आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, उसको जनन कहते हैं, ठीक है। और जो लैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन होता है, उसमें किसी नर और मादा दो अलग अलग जो जनकों की आवश्यकता नहीं होती, उसमें एक जनक द्वारा क्या होती है, पीढ़ी बन जाती है। लेकिन लैंगिक जनन में क्या होगी कि दो अलग अलग नर एवं मादा जनक क्या होती है, आवश्यकता होती है, ठीक है। और जो लैंगिक जनन में जो पीढ़ी बनती है, ठीक है, वो आनुवांशिक रूप से भिन्नता, ठीक है, कि कुछ लक्षण मिलते हैं, एज इट इज डिट्टू कॉपी नहीं होती है, ठीक है, कुछ लक्षण मिलते हैं, बाकी क्या होते हैं अपने जनक से क्या होती है, भिन्न होते हैं, ठीक है, दिखने में उनमें कोई ना कोई लक्षण क्या होता है, भिन्न पाया जाता है, ठीक है। ये होता है लैंगिक जनन। अब अपने को लैंगिक जनन पढ़ना है किसमें, कि पादपों में, ठीक है, पादपों में लैंगिक जनन पढ़ना है। तो पादपों में लैंगिक जनन होता है पुष्प की सहायता से, जो फूल होता है पादप का, पुष्प की सहायता से क्या होता है, लैंगिक जनन होता है, ठीक है। इस पुष्प में क्या होता है कि पुष्प क्या करता है, लैंगिक जनन की प्रक्रिया को संपन्न करवाता है। पुष्प में अलग अलग जो नर जननांग हो गए, मादा जननांग पाए जाते हैं। देखो पुष्प में अपन पढ़ते हैं पुष्प के बारे में। देखो ये एक होता है रूपांतरित पर्रो है, ये नाम सुनना ध्यान से। रूपांतरित पर्रो का मतलब है कि जो पर्रो है, ठीक है, जो शूट है, जो तना है, ठीक है, उसका जो अल्प विकसित तना है, वो क्या होता है, रूपांतरित कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फूल में, पुष्प में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखो कि जो पुष्प है वो कैसे कितने भागों से मिलकर होता है, तो पुष्प में 4 भागों से, कौन कौन से है देखो। पहला है भाई दलपुंज, दूसरा है दलपुंज, तीसरा भाग है पुमंग और चौथा है जायांग। देखो इनके बारे में बताता हूँ। मैंने इधर है ना आपको एक पुष्प की फोटो दे रखी है, आप देखना उसमें, ठीक है। इसमें जैसे बाहर जो 4 भाग है पुष्प के, बाह्य दलपुंज, ठीक है, सबसे भारी भाग होता है बाह्य दलपुंज, जो दिखने में हरा रंग का, ठीक है, और ये क्या होता है कि जनन करने में सहायता, जननांग नहीं होता, ठीक है, ये बंदे होते हैं। क्या होते हैं, बंदे, मतलब ये पुष्प में जनन करने में सहायता नहीं करते हैं, ये सिर्फ बाहर से दिखने। आपने किसी पुष्प के बाहर देखोगे हरी कलर की पंखुड़ी होती है, ठीक है, और ये होती है बाह्य दलपुंज, ठीक है, और ये संख्या में 4 हो सकती है, कितनी, 4, ठीक है, बाहर की ओर एक चक्र बनाए हुए रखेगी, ठीक है। और ये होती है दलपुंज, ये क्या होगी, बाह्य दलपुंज के बाद में अंदर की ओर होगी, ठीक है, जो क्या होती है कलरफुल, जो रंग बिरंगी होगी, ठीक है, ठीक है। और ये भी क्या होती है, बंदे होती है, ठीक है, ये भी क्या होती है, जनन करने में सहायता नहीं करती है। उसके बाद देखो पुष्प का तीसरा भाग है पुमंग, ठीक है, इसे बोलते हैं नर जननांग, ठीक है, कि ये पुमंग होता है नर जननांग और जायांग होता है मादा जननांग, ठीक है। आपको उसमें देखो चित्र में दिख रहा होगा कि, ठीक है, सबसे पहले बाह्य दलपुंज दे रखा है, फिर जो येलो कलर के, जो ऑरेंज कलर के दे रखे हैं, दलपुंज दे रखे हैं, ठीक है, और उसके अंदर, ठीक है, आपको देखो ऊपर लिखा है पुंकेसर, ठीक है, पराकोष पुतंतु, ठीक है, जो इस पुंबंग का दूसरा नाम क्या होता है, पुंकेसर होता है, ठीक है, इसको पुंकेसर बोलते हैं,
ठीक है, मैं भी बताऊंगा इनके बारे में पूरा। ठीक है, अब देखो कि क्या होता है कि पुष्प, देखो पादप है ना, एक बात में ध्यान से सुनना इससे पहले कि पादप है ना एक लिंगी एवं द्विलिंगी दोनों हो सकते हैं। ठीक है, कैसे एक लिंगी पादप कब होगा, जब सिर्फ एक पादप के पुष्प में क्या हो कि सिर्फ पुंमंग पाया जाता हो। ठीक है, जो सिर्फ नर जननांग पुंकेसर पाया जाता हो, तब वो एक लिंगी होगा। और जब किसी पादप में क्या होगा कि जो दोनों पाए जाते हैं, मादा जननांग मतलब जायंग और पुंमंग दोनों एक साथ में पाए जाते हैं किसी एक पुष्प में चाहे एक पेड़ पर हो। ठीक है, उसे द्विलिंगी बोलते हैं। ये जो सामने जो चित्र या पुष्प का चित्र दे रखा है, ये क्या है, द्विलिंगी पुष्प है। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है आपको, ऊपर दे रखा होगा कि ठीक है, ऊपर जो दे रखा है पुंकेसर दे रखा है। ठीक है, जो परागकोश और पुतंतु से मिलकर बना है। ठीक है, और इधर साइड में दे रखा है अंडा, जिसने वर्तिका जो बीच में ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, जो हरा कलर का है, जो वर्तिका अगर अंडा, ठीक है, अंडा से दे रखा अंडा। ठीक है, वो क्या है कि जो इस जायंग के भाग है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना कि जो ये पुंमंग है, जो पुंकेसर है, ठीक है, ये किससे मिलकर बना होता है, परागकोश से। जो नर जननांग है परागकोश से और पुतंतु। ठीक है, और एक इसमें होते हैं संयोजी उत्तक। ठीक है, ये इसका डायग्राम जो चित्र मैं आपको और बताऊंगा आगे। और जो ये मादा जननांग है, ये भी 3 से मिलकर बने होते हैं। देखो, वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। ठीक है, इसमें भी 3 पार्ट इसके भाग होते हैं और इसमें भी 3 भाग हैं। ठीक है, तो पुष्प के 4 भाग हो गए, बाह्य दलपुंज जो हरा बंदे जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, और दलपुंज जो रंग बिरंगे जो ऑरेंज कलर का दिखा रहा है, ये इनका जनन में कोई योगदान नहीं होता है। और पुंमंग और जायंग, पुंमंग होता है नर जननांग। ठीक है, जो क्या करेंगे, जो नर जननांग, ठीक है, जो नर युग्मोद्भिद को क्या करता है, पैदा उत्पन्न करेगा। ठीक है, और जायंग है जो मादा जननांग, इसको स्त्री कैसर भी बोलते हैं, इसको पुंकेसर, इसको स्त्री कैसर बोलते हैं। जो 3 भागों से मिलकर बना होता है, वर्तिकाग्र, अंडाशय, इनको तीनों साथ में अंडप भी बोल सकते हैं। ठीक है, और पुष्प मैंने बताया दिया एक लिंगी और द्विलिंगी दोनों होता है। ये जो डायग्राम वो द्विलिंगी पुष्प है। अब देखो एक और जो क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है, तुम्हारी किताब में दे रखा है, पूर्ण पुष्प और अपूर्ण। पूर्ण पुष्प और अपूर्ण पुष्प दे रखा है। पूर्ण पुष्प का मतलब क्या आता है कि जो पूर्ण पुष्प है वो क्या होता है कि इसमें जिस पुष्प में चारों भाग, ठीक है, कौन कौन से बाह्य दलपुंज, पुंमंग और जायंग उपस्थित हो, उसको क्या कहते हैं, पूर्ण पुष्प। ठीक है, जिसमें क्या हो, चार भाग उपस्थित हो। ठीक है, एग्जाम्पल तुम्हारी किताब में दे रखे, इसमें सरसों और मटर। ठीक है, अब पूर्ण पुष्प क्या होता है, जब जिस पुष्प में चारों में से एक भाग अनुपस्थित है। ठीक है, एक भाग क्या है, अनुपस्थित, एक हो चाहे 2, कम से कम एक भाग क्या हो, अनुपस्थित हो, तब क्या होगा, अपूर्ण पुष्प होगा। ठीक है, और जो अपूर्ण पुष्प होता है वो क्या कर पाता है, उस जनन करने के लिए वो क्या होता है, बंद होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, ठीक है, लौकी और पपीता, मतलब जनन तो कर सकता है ये। ठीक है, कैसे, क्यों, जनन के लिए दो ही ये भाग आवश्यकता है। ठीक है, और बाह्य दलपुंज और दलपुंज हो तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। ठीक है, अब पूर्ण पुष्प और पूर्ण पुष्प, लौकी और पपीता, सरसों और मटर। ठीक है, ये तो हो गए जो पुष्प की संरचना, आप उस चित्र में दे सकते हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो आगे नर युग्मोद्भिद और मादा युग्मोद्भिद है उनकी संरचना के बारे में। ठीक है, कि नर युग्मोद्भिद क्या होता है, मादा युग्मोद्भिद क्या होता है। ये जो वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि
ये चैप्टर भी थोड़ा लंबा है, ठीक है, तो बड़ा वीडियो होगा, आप इसको बस ध्यान से समझना। अब देखो बात करते हैं हम नर युग्मोद्भिद की। देखो नर युग्मोद्भिद देखो सुनना, नर युग्मोद्भिद होता है जो नर जननांग होता है, ठीक है, नर जननांग है, उनसे क्या होता है, नर युग्मोद्भिद एक जो जनक पीढ़ी के लिए, ठीक है, जो संतति में स्थानांतरित होगा, ठीक है, वो होता है नर युग्मोद्भिद, ठीक है। और मादा युग्मोद्भिद, नर युग्मोद्भिद होता है वो होता है लघु बीजाणु, ठीक है, या इसको बोलते हैं परागकण या लघु बीजाणु। बात समझ में आई? नर युग्मोद्भिद क्या होता है, लघु परागकण या लघु बीजाणु, ठीक है। अब ये जो परागकण है या लघु बीजाणु है, ठीक है, इसको दोनों बोलते हैं, लेकिन ज्यादातर इसका जो वर्ड यूज में लिया जाता है वो है परागकण, ठीक है। ये इस परागकण का निर्माण कब होता है, किस में होता है, कब होता है, ठीक है, पुष्प में होता है। पुष्प में तो मैंने बता दिया, ठीक है, जो नर हुआ। अब इसके बारे में पढ़ेंगे परागकण जो पुंकेसर में या लघु बीजाणु धानी में, जो लघु बीजाणु निर्माण लघु बीजाणु धानी में, ठीक है। एक बार याद रखना, ये होता है नर युग्मोद्भिद और एक होता है गुरु बीजाणु, ठीक है, वो होता है मादा युग्मोद्भिद, ठीक है। ये क्या होगा, मादा, ठीक है। गुरु बीजाणु लघु बीजाणु क्या होगा, नर युग्मोद्भिद। अब देखो कि देखो परागकण या लघु बीजाणु जो है वो बनते कैसे हैं, ठीक है, इनके बारे में अच्छे से समझना। देखो पहले पुंकेसर दे रखा है, मैंने पहले बताया था, इसको पुंमंग भी बोलते हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है, जो किससे, परागकोश, ठीक है, पुतंतु और संयोजी उत्तक से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। मैंने डायग्राम दे दिया, आप डायग्राम में अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो परागकोश पुतंतु, ये पुतंतु आपको दिख रहा होगा, जो लंबा डंटल भाग है पुतंतु है, ठीक है। और ये संयोजी उत्तक है, वो पाया जाता है परागकोश की पालियों में, ठीक है। और परागकोश क्या करती है कि परागकणों का निर्माण किस में होता है, परागकोश में, ठीक है। परागकोश परागकणों का निर्माण होता है इसमें, परागकोश में क्या होता है, परागकणों का निर्माण होता है, ठीक है। अब मैं एक चित्र और दूंगा आपको, उसमें परागकोश का जो चित्र, ये डायग्राम किसका है, पुंमंग का चित्र है जो आपको दे रखा है, ठीक है, जिसमें क्या है, परागकोश पुतंतु और संयोजी उत्तक, ठीक है। संयोजी उत्तक पाया जाता है परागकोश की पालियों में, आपको इस डायग्राम में नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, लेकिन पुतंतु लंबा डंठल भाग हो गया। और परागकोश में किसका निर्माण होता है, परागकणों का निर्माण होता है। अब आप पूछोगे ये परागकणों का निर्माण तो परागकोश में तो लघु बीजाणु धानी क्या है, ठीक है, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा आगे, ठीक है, आप सुनना ध्यान से। अब आगे देखो कि जो ये परागकोश है, ठीक है, बात करते हैं परागकोश के बारे में। परागकोश की संरचना लिख देता हूं मैं। जो परागकोश की संरचना है, ठीक है, यह परागकोश के बारे में बात करते हैं हम, ठीक है। परागकोश होता है ना, उसमें परागकणों का निर्माण होगा, इसमें अर्धस्रोतक कोशिकाएं पाई जाती है, परागकोश की भित्तियों में, ठीक, कोशिकाएं पाई जाती है, जो क्या करती है, परपस्सु कोशिकाओं को, जो मतलब पाई जाती है, जो क्या होगी, विकसित होकर आगे बढ़कर क्या बनाएगी, परपस्सु कोशिकाएं, परपस्सु सेल का निर्माण करती है। अब ये परपस्सु, या नाम याद रखना, यहां से परपस्सु सेल, परागकोश में अर्धस्रोतक कोशिकाएं हाइपोडर्मस सेल्स पाई जाती है, जो विकसित होकर आकार में बड़ी होकर परपस्सु सेल बनाएंगी, ठीक है। अब ये परपस्सु सेल होती है ना, परपस्सु सेल ये क्या करती है, विभाजन करती है, ठीक है, क्या बनाएगी, लघु बीजाणु धानियां, ठीक है, परागपुट, ठीक है,
परागपुट का निर्माण करेगी, परागपुट का निर्माण, ठीक है। उस परागपुट में क्या होगा, जो लघु बीजाणुधानी बनेगी, उस परागपुट में दो प्रकार की दो कोशिकाएं उपस्थित होगी, ठीक है। ये परपस्व कोशिकाएं निर्माण करेगी उनका, ठीक है। तो क्या बनाएगी, एक प्राइमरी प्राथमिक वित्तीय कोशिका, प्राथमिक वित्तीय मतलब प्राइमरी, ठीक है, जो सेल्स का निर्माण करती है वित्तीय कोशिका का, ठीक है, पेराइटल सेल्स का, प्राइमरी पेराइटल सेल्स का, ठीक है। और एक बनाएगी प्राथमिक बीजाणुजन, ठीक है। अब जो ये परपस्व सेल है, नाम दे रखा है मैंने, ये क्या बनाएगी, प्राथमिक वित्तीय सेल्स बनाएगी विभाजन करके, और प्राथमिक बीजाणुजन सेल्स बनाएगी। अब जो प्राथमिक वित्तीय सेल्स है, ठीक है, इनके बारे में सुनना ध्यान से। प्राथमिक वित्तीय सेल्स क्या करती है, आगे जाके परागकोश की भित्तियों का निर्माण, किसका, भित्तियों का निर्माण। अभी हम पढ़ेंगे परागकोश की भित्तियों के निर्माण में, ठीक है। अभी मैं परागकोश के अंदर की प्रक्रिया बता रहा हूं, जो विकास कैसे होती है, कोशिका कैसे बनती है, ठीक है। प्राथमिक वित्तीय सेल्स क्या बनाएगी, भित्तियों का निर्माण बनाएगी, ठीक, भित्तियां बनाएगी, ठीक है। 4 भित्तियां पाई जाती है, उसके बारे में बताऊंगा कौन कौन सी भित्तियां। और जो प्राथमिक बीजाणुजन सेल्स है वो क्या बनाएगी, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, मात्र सेल, जो क्या होती है, द्विगुणित होती है, 2n होती है, ठीक है। जो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं, परपस्व सेल ने 2 कोशिकाएं बनाई, प्राथमिक वित्तीय सेल से और प्राथमिक बीजाणुजन सेल, ठीक है। नाम से पता चल रहा है वित्तीय सेल जो भित्तियों का निर्माण करेगी, और जो बीजाणुजन है मतलब बीजाणु का निर्माण जन करने वाली, जो उत्पन्न करने वाली कौन सी, लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनाएगी, ठीक है। ये होती है परागकोश के अंदर। अब देखो परागकोश की संरचना, ठीक है, जो मैंने चित्र दे रखा है आगे उसमें देखना, परागकोश की संरचना, उसमें 4 भित्तियां दे रखी है आपको, ठीक है। कौन सी, देखो इसमें चित्र में देखो 4 भित्तियां दे रखी है। बाहर की जो एपिडर्मिस दे रखी है, अंतस्थिसियम दे रखी है, मध्य परत दे रखी है, फिर टेपिटम दे रखी है, ठीक है। अब इसमें देखना कि जो बाह्य त्वचा है, ठीक है, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले बाह्य त्वचा, इन परागकोश की भित्तियों का निर्माण किससे होगा, प्राथमिक वित्तीय सेल से होगा, ठीक है। जो पहले प्राथमिक वित्तीय सेल 4 परतों का निर्माण करेगी। सबसे पहले बाह्य त्वचा, या एपिडर्मिस। अब देखो इस एपिडर्मिस का कार्य क्या होता है, एपिडर्मिस का कार्य होता है, जब एपिडर्मिस के बारे में बाह्य त्वचा होती है, ये बाहर सबसे बाहर की ओर पाई जाती है। जब भी कोई जैसे अपनी बॉडी में स्किन है त्वचा, उसका मेन कार्य क्या होता है, रोगाणु से इनसे सुरक्षा करना होता है। वैसे बाह्य त्वचा का इसका कार्य क्या होगा, परागकोश में सबसे बाहर की ओर होती है, उसका काम होता है सुरक्षा करना होता है, ठीक है। बाह्य त्वचा उसका काम क्या होता है, सुरक्षा, मेन यही काम होता है, सुरक्षा करना, ठीक है। आप इतना याद रखो। दूसरी परत है एंडोथीसियम, ये क्या होती है, देख एंडोथीसियम है ना, ये अल्फा सेलुलोज, एंडोथीसियम है ना, वो अल्फा सेलुलोज से बनी होती है। किससे, अल्फा सेलुलोज से। और प्लस क्या होती है, आर्द्रता ग्राही, और प्लस क्या होती है, आर्द्रता ग्राही, मतलब वो क्या करती है, जो आर्द्रता ग्राही प्रकार, जो वातावरण से नमी को अंदर, आर्द्रता को अंदर ग्रहण करके, ठीक है, परागकोश के स्फुटन में, ठीक है, किसमें, स्फुटन, परागकोश स्फुटन, मतलब जो परागकोश से क्या होगा, स्फुटन होगा, परागकोश फटेगा और उससे परागकण बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो उसका इसका देखो बाह्य त्वचा कार्य सुरक्षा का, एंडोथीसियम अल्फा सेलुलोज की बनी होती है, आर्द्रता ग्राही प्रकृति की होती है और स्फुटन का कार्य करवाती है परागकोश से। ये क्या होगा कि खिंचाव उत्पन्न करेगी परागकोश की भित्तियों में, ठीक है, जिसमें परागकोश का स्फुटन होगा। फिर देखो मध्य परत, मध्य परत का ज्यादा काम कुछ कार्य होता नहीं है, ठीक है। 1 से 2-3 लेयर पाई जाती है, परतें पाई जाती है, ठीक है। और मध्य परत का ज्यादा लंबा कोई कार्य होता नहीं है, ठीक है। और फिर देखो लास्ट सबसे मोस्ट होती है टेपिटम, ठीक है। जो टेपिटम भित्ति है सबसे आंतरिक भित्ति है, ठीक है। अब टेपिटम के बारे में सुनना कि टेपिटम है ना, क्या कब टेपिटम का निर्माण कब होता है, जब परागकोश में परागकण बन गए ना,
ठीक है। अब मैं बताऊंगा परागकण बनते कैसे हैं, ठीक है। आप इतना ध्यान रखो, परागकोश में परागकण बन गए ना, तब उसके साथ में टेपिटम का निर्माण होता है। और टेपिटम का कार्य होता है पोषण देने का। क्या? पोषण देने का। किनको? परागकणों को, बढ़ते हुए परागकणों को पोषण देने का कार्य किसका होता है? टेपिटम। टेपिटम का होता है पोषण देने का कार्य, ठीक है। और प्लस क्या होता है कि टेपिटम में क्या होता है? टेपिटम एक स्पोरो पोलिनिन, ठीक है, स्पोरोपोलिन नामक पदार्थ का निर्माण करती है। और ये स्पोरोपोलिन है ना, परागकण का जो सबसे बाह्य चोल होता है, ठीक है, सबसे बाह्य परागकण की बाह्य परत, ना कि मैं परागकोश की बाह्य परागकण, ठीक है। ये जो परागकण है इसके बाहर, ठीक है, परागकण होता है ज्यादातर गोल, ठीक है। तो ये जो सबसे बाह्य परत होगी वो स्पोरोपोलिन की बनी होती है, और स्पोरोपोलिन का निर्माण करवाती है टेपिटम। ये बात ध्यान से सुनना मेरी, टेपिटम क्या करवाएगी? स्पोरोपोलिन का निर्माण करवाएगी, ठीक है, और पोषण देने का कार्य करती है। अब कई बार क्या होता है कि जो परागकण है ना, वो क्या हो जाते हैं कि बंदे रह जाते हैं या फिर विकसित नहीं हो पाते। उसका भी कारण होता है कि कई बार टेपिटम का ह्रास हो जाता है परागकण के निर्माण से पहले, टेपिटम खत्म हो जाती है। अब उनको पोषण देने के लिए, परागकणों को, कोशिकाओं को भोजन देने के लिए कुछ बचा नहीं परागकोश में, तो वो क्या हो जाते हैं? परागकण अल्प विकसित या फिर बंदे रह जाते हैं, कहने का मतलब ये, ठीक है। और देखो फिर क्या होता है कि ये जो तुम्हारे किताब में भी दे रखा है, टेपिटम दो प्रकार की होती है, एक अमीबीय टेपिटम, ठीक है, और एक होती है ग्रंथिल टेपिटम, ठीक है। ये टेपिटम के ही रूप है क्या जो होते हैं पोषण देने का। ये स्पोरोपोलिन याद रखना, जो परागकणों का बाह्य चोल है, ठीक है। स्पोर कई बार होता है कि स्पोर जो परागकण है ना, वो कई वर्षों तक, हजारों वर्षों तक जीवित, हजारों वर्षों तक अगर वो जमीन में दब गए, उनका ना जो ह्रास नहीं होता। क्यों? उनके सबसे जो स्पोरोपोलिन जो दुनिया का सबसे ज्ञात कठोर पदार्थ है, ठीक है, इसको कोई भी मतलब कोई भी पदार्थ इसको गला नहीं सकता, कोई रसायन इसको अभी तक बना नहीं जो स्पोरोपोलिन को गला सके, ठीक है। जो सबसे बाह्य परत होता है किसकी? परागकण की बाह्य परत, ना कि परागकोश की बाह्य परत, ठीक है। ये हो गई नर विगोद में परागकोश की संरचना, ठीक है। अब देखो हम पढ़ेंगे लघु बीजाणु जनन, ठीक है। देखो लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन मतलब परागकणों का जनन, परागकण कैसे बन रहे हैं, ठीक है। तो मैंने अभी बताया था कि परागकण का निर्माण होता है प्राथमिक बीजाणुजन, प्राथमिक बीजाणुजन सेल है, वो क्या करती है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करेगी। लघु बीजाणु मात्र सेल जो क्या होती है? 2n होती है, ठीक है। अब ये जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका वो क्या बनाएगी? लघु बीजाणु का निर्माण करती है 4 लघु बीजाणु, ठीक है। जो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा क्या बनाएगी? 4 लघु बीजाणु, 4 लघु बीजाणु का निर्माण करती है, ठीक है, जो क्या होते हैं? अगुणित, ठीक है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका क्या होती है? 2n होती है, द्विगुणित होती है। और ये क्या होती है? लघु बीजाणु 4 लघु बीजाणु का निर्माण, ठीक है, जिन्हें चतुष्क भी बोलते हैं। अब देखो बस लघु बीजाणु जनन इतने होता है। प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं कौन सी परपस्व कोशिकाएं बनाई थी? फूल लघु बीजाणु मात्र कोशिका या पराग मात्र कोशिका बोलते हैं इसको, जो क्या करती है? अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा क्या बनाती है? 4 लघु बीजाणु और अगुणित कोशिकाएं बनाती है, ठीक है। ये क्या होती है? 4 लघु बीजाणु विकसित होकर किसमें? परागकण में, ठीक है। ये जो लघु बीजाणु है वो टेपिटम से पोषण प्राप्त करते हैं और परागकणों का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब आगे मैं बताऊंगा अगले वीडियो में कि लघु बीजाणु चतुष्क जो आपके किताब में दे रखे हैं कि लघु बीजाणु चतुष्क, ठीक है, ये जो चतुष्क है ये कौन कौन से साइज में? गोल में, ठीक है, अलग है, चतुष्फलकी है, ठीक है, टी साइज में कैसे कैसे जो रहते हैं परागकोश में उपस्थित, ठीक है, उनमें एग्जाम्पल बताऊंगा। फिर पढ़ेंगे हमें जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है, ठीक है, एक नर परागकण की संरचना के बारे में पढ़ेंगे, परागकण की जो कितनी कोशिकाएं होती है, कोशिका द्रव्य के बारे में, उसके बाहर की परत के बारे में, ठीक है, और वो कैसे क्या करता है, जो जनन की प्रक्रिया संपन्न करवाता है, लैंगिक जनन की प्रक्रिया, ठीक है। फिर पढ़ेंगे हम गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के बारे में, ठीक है। अगर हमें आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है, कोई डाउट है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। इस
इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। 2